नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से भारत के और चीन के बीच में तनाव चल रहा है, उसके बाद में एक बड़ी खबर है कि एक तथाकथित फ्रीलांसर को पकड़ा गया है जो ट्रिब्यून जैसे अखबारों में काम कर चुका है और प्रिंट जैसी मैगजीनों के लिए भी वो लिखता रहा है, बायर जैसे मैगजीनों के लिए लिखता रहा है। इस व्यक्ति को चीन के लिए जासूसी करने और चीन के ग्लोबल टाइम्स के लिए आर्टिकल्स लिखने के लिए पकड़ा गया है और इसके तहत इसको राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के जो कानून है उसके तहत दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है, इसके पास से जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर ये करीब $1000 लेता था एक सूचना देने के लिए, यानी कि भारत के खिलाफ एक सूचना रूपी गद्दारी करने के लिए इस गद्दार पत्रकार को $1000 मिला करते थे। और पिछले एक साल के अंदर, एक डेढ़ साल में इसने 40 से 45 लाख इसी तरीके से जुटाए थे, जो कि हवाला के माध्यम से इसके अकाउंट में आते थे। इस व्यक्ति के साथ में एक जो चीनी औरत है उसको भी पकड़ा गया है और नेपाली पुरुष को भी पकड़ा गया है। साथ साथ इसका तमाम खुलासा हुआ है कि तमाम चीनी एजेंसियों के साथ इसके संबंध थे और उनके माध्यम से ये सूचनाओं को देश से बाहर भेजने का काम करता था। चूंकि ये पहले कई अखबारों में काम करता रहा है, इसकी वजह से इसके पास PIB कार्ड था और उसका फ़ायदा उठाकर ये तमाम सरकारी दफ्तरों में तमाम जो पत्रकारों से भी जानकारी जुटाता था और सरकारी दफ्तरों में जाकर रक्षा मामलों पर भी तमाम ऐसी जानकारियाँ ये चोरी करता था, जिनको बाद में चीन को ये सप्लाई किया करता था, जिसके बदले में इस व्यक्ति को 75 से 80 हज़ार रुपये मिलते थे। इस गद्दार व्यक्ति ने जिस तरीके से देश के साथ गद्दारी की है, उसके बाद पुलिस ने अब इसको रिमांड पर ले रखा है। इसके दोनों साथियों को भी पकड़ लिया गया है और इसकी तमाम जो इससे जुड़े हुए जो इसके सूत्र हैं, जो लोग इसको सूचना मुहैया कराते थे, अब उनकी भी धरपकड़ पुलिस ने शुरू कर दी है। साथ में ये जो पत्रकार है, इसके किस तरीके से संबंध बने, किन किन लोगों से इसने सूचनाएँ ली और उन सूचनाओं से देश को कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें भी अब तलाशी जा रही हैं। और इसका एक और चीज़ सामने आई है कि ये कई जो देश के अंदर चलने वाले जो अखबार थे उनमें भी ये लिखा करता था और ज़्यादातर इनमें क्विंट है और डेली ओ जैसे अखबार हैं जो वामपंथी सोच के हैं। और ये पत्रकार कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बड़ा करीबी रहा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने जो समझौता किया था चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, ऐसा लगता है कि ये उस समझौते को पूरी तरीके से निभाता हुआ नजर आ रहा है। राजीव शर्मा नाम के इस गद्दार तथाकथित पत्रकार ने जो कुछ किया है वो बेहद ही चिंतनीय है, बेहद गंभीर है और इसको लेकर पुलिस इसके खिलाफ तमाम जो दूसरे हथकंडे हैं वो भी अपनाकर सूचनाएं निकालने की कोशिश कर रही है। इसने एक अपना YouTube चैनल भी बना रखा था और उस YouTube चैनल से करीब 11,900 लोग भी जुड़े हुए थे। जिस तरीके से ये ट्विटर पर था, ट्विटर पर भी 5300 लोग इसके साथ जुड़े हुए थे। आप समझ सकते हैं कि देश में गद्दारों के साथ भी जुड़ने वालों की कोई कमी नहीं है। और वामपंथी सोच हो या कामपंथी यानी कांग्रेसी सोच वाले हमेशा ही देश विरोधी गतिविधियों को बोलने वाले या देश विरोधी गतिविधियां चलाने वालों का समर्थन करते आए हैं। जिस तरीके से इसको YouTube पर तमाम सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, उसके अलावा ट्विटर पर इसको समर्थन मिलता है, उससे ऐसा लगता है कि ये गद्दारों का इसने पूरा का पूरा गैंग बना रखा था, जिसको लेकर अब जांच चल रही है। और जांच के तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि ये यूनाइटेड यानी UNI में काम कर चुका है, ट्रिब्यून में है और फ्री प्रेस जर्नल में भी ये काम कर चुका है। तो ये अपने पुराने संबंधों के माध्यम से तमाम ऐसे काम कर रहा था जो देश विरोधी थे, चीन को फ़ायदा पहुंचाने वाले थे। और ये उसी कड़ी में जैसे राहुल गांधी भी देश के खिलाफ तमाम बयान देता रहा है और उसके अलावा जो ग्लोबल टाइम्स है उसके लिए ये जो आर्टिकल लिखता था, उससे भी आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल टाइम्स में जो भारत विरोधी चीज़ें होती थी, या जिस तरीके से अभी पिछले दिनों ग्लोबल टाइम्स ने ये दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है मोदी सरकार को गिराने की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वो कभी भी गिरा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की सूचना या इस तरीके के आर्टिकल राजीव शर्मा जैसे गद्दारों की वजह से ही ग्लोबल टाइम्स में लिखे जा रहे थे। लेकिन अब ये गद्दार पकड़ा गया है और हो सकता है कि इसके जैसे और भी कुछ गद्दार हों जिनको पकड़े जाने की जरूरत है, जो अपने आप को कामपंथी या वामपंथी कहकर देश का खाते हैं, देश के खिलाफ इस तरीके की साजिशों में लिप्त रहते हैं
और उसका फ़ायदा दुश्मन देशों को पहुंचाते हैं। पहले भी देखने को मिलता था कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग भी तमाम मिल जाया करते थे, लेकिन ये चीन के लिए जासूसी करने वाला इस तरीके का आदमी अब जो आया है ये बड़ा चौंकाने वाला है। और इसको लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, तमाम खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और वो ये तलाशने की कोशिश कर रही हैं कि इस तरीके के और कितने लोग हैं, ये कितना बड़ा गैंग है और ये जो राजीव शर्मा नाम का गद्दार है इसने कितने लोगों के माध्यम से ये सूचनाएं ली हैं, कौन लोग थे जो सूचनाओं को चुरा कर इसको देते थे या किस तरीके से ये इन सूचनाओं की चोरी किया करता था। तो इस गद्दार के पकड़े जाने के बाद कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि कांग्रेस से जुड़े हुए लोग ही क्यों पाकिस्तान और चीन के लिए जासूसी करते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, इसको लेकर भी कांग्रेस को जवाब देने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस चूंकि 2008 में एक समझौता कर चुकी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, और उस समझौते को लेकर आज तक कांग्रेस ने देश को कभी ये नहीं बताया कि उस समझौते में क्या था और उस समझौते के तहत कांग्रेस ने क्या क्या फ़ायदा अब तक चीन को यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को पहुंचाया है। चीन को लेकर एक और बड़ी खबर ताइवान से आ रही है। ताइवान को लेकर चीन ने एक बड़ा बयान दिया, उसमें चीन कहता है कि वो ताइवान को कभी भी कब्जे में ले सकता है और इसको लेकर उसने सीधे तौर पर अमेरिका को भी चेतावनी देने की कोशिश की है। दरअसल अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ताइवान की यात्रा पर आए और उस यात्रा को लेकर जो विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी हैं कीथ क्रेच, और उन्होंने साई इंगबेन जो कि राष्ट्रपति हैं ताइवान की, उनके साथ में भोजन भी किया, तमाम बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद चीन ने अपने 18 लड़ाकू विमानों को ताइवान के क्षेत्र के ऊपर उड़ाया और ये कहने की कोशिश की कि जो लोग आग से खेल रहे हैं वो ये याद रखें कि वो आग में जलकर राख भी हो सकते हैं। यानी सीधे तौर पर उसने ताइवान को लेकर चेतावनी अमेरिका को दी है और ये कहने की कोशिश की है कि चीन जब भी चाहेगा, जैसा ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है, चीन ने ये कहा है कि अब अमेरिका ये ना समझे कि वो ताइवान को उकसा कर चीन का कुछ नुकसान कर सकता है। चीन जब चाहेगा एक दिन के भीतर ताइवान को आसानी से अपने अंदर मिला लेगा और ताइवान के लोगों की जो स्वतंत्रता है वो जल्द ही खत्म होने वाली है। इस तरीके की धमकी चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेन ग्योकियांग ने दी है और उसने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। आपको पिछले दिनों हमने सूचना दी थी कि किस तरीके से चीन ने ताइवान की जो इलाका था, ताइवान की जो एयर स्पेस था, उसका अतिक्रमण किया था और उसमें जाकर अपने विमानों को उड़ाने की कोशिश की थी। उसको लेकर भी चीन ने यही कहा था कि जब जब अमेरिका ताइवान के साथ में ज़्यादा दोस्ती दिखाएगा हम इसी तरीके की कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद में खबर यह भी थी कि एक चीन का सुखोई 35 दुर्घटनाग्रस्त होकर ध्वस्त भी हो गया था, जिसके बाद में खबरें कुछ ये भी आई थी कि ताइवान के एयर मिसाइल्स ने ही उसको मार गिराया, लेकिन हकीकत में वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था क्योंकि ताइवान ने इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब से ये घटना हुई है उसके बाद अमेरिका भी चुप बैठने वाला नहीं है। अमेरिका पहले से ही अपने नेवल शिप्स को जो दक्षिण चीन सागर है उसमें तैनात कर चुका है और उसके लिए जापान के साथ अमेरिका का पहले से सैन्य समझौता है। ताइवान की वो मदद करने में आगे आ चुका है। ताइवान को तमाम आधुनिक हथियार मुहैया उपलब्ध कराने की जो तैयारी अमेरिका की है, अब तक बहुत से हथियार उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उसको लेकर ऐसा लगता है कि अगर चीन ने इसी तरीके से आक्रामकता दिखाने की कोशिश की तो जवाबी हमला अमेरिका की तरफ से हो सकता है, क्योंकि अमेरिका किसी भी हालत में ताइवान को चीन के साथ नहीं मिलने देगा, चीन के द्वारा अतिक्रमण नहीं करने देगा। इसको लेकर अमेरिका की तरफ से पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि ताइवान हो या लाओस या दूसरे जो देश हैं उनके ऊपर चीन की दादागिरी को वो नहीं चलने देंगे। दक्षिण चीन सागर चीन का बापोती नहीं है, इसलिए दक्षिण चीन सागर में चीन अगर चाहेगा कोई भी विस्तारवादी नीति नहीं अपना सकता है। अमेरिका वहां हर हालत में खड़ा है। इसको लेकर रूस ने भी अपनी नौसेना को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि रूस का जो सुदूर पूर्व का बंदरगाह है व्लादिवोस्तोक, उसको लेकर भी चीन अपना दावा ठोकने की कोशिश कर चुका है। तो रूस भी
भी इस मामले में अलर्ट रहना चाहता है और रूस की कोशिश ये भी है कि इस पूरे के पूरे इलाका जो पूर्वी चीन सागर हो या दक्षिणी चीन सागर हो, इसमें अमेरिका का दबदबा न बढ़े, लेकिन वो ये भी चाहता है कि चीन को भी इसमें पूरे तरीके से दादागिरी करने से रोका जाए। तो यहाँ पर एक तरफ अमेरिका है जो दक्षिण चीन सागर में अपनी जो नौसैनिक बेड़े हैं उनको लेकर खड़ा हुआ है, जिनके ऊपर एयरक्राफ्ट कैरियर है, उन सभी के साथ में अमेरिका पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। तो दूसरी तरफ जो इसका पूर्वोत्तर का इलाका है जहां चीन की सीमाएं रूस से मिलती है, रूस वहां पर अपनी नेवल ताकत को दिखाने के लिए वो भी पूर्वी चीन सागर में अब उतरता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर चीन इस तरीके की हरकतें जारी रखेगा तो निश्चित तौर पर अमेरिका उसको जवाब देगा और दूसरी तरफ व्लादिवोस्तोक को लेकर चीन की जो हरकतें हैं उनका जवाब रूस भी दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में युद्ध की संभावनाएं अब ज़्यादा प्रबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि कुछ लोग ये मानकर चल रहे थे कि शायद अब चीन इस पूरे दबाव को बनाने की जो कोशिश कर रहा था कोरोना के ध्यान भटकाने के लिए, उससे पीछे हट जाएगा, लेकिन चीन पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसा लगता है कि इस बार चीन अपनी चिंदियां बिखरवाने की कोशिशों में ही लगा हुआ है। क्योंकि ताइवान को लेकर जो चीन ने बयान दिया उसमें उसने भारत का भी जिक्र किया और चीन ने यह कहा कि उसका भारत के साथ सीमा संघर्ष चल रहा है, लेकिन उसका कड़ा मुकाबला चीन कर रहा है। और ताइवान तो चीन के मुकाबले में एक छोटा सा द्वीप है, ताइवान को चीन कभी भी मसल सकता है, कभी भी उस पर अतिक्रमण कर सकता है, उस पर अधिकार कर सकता है। इसलिए ताइवान अमेरिका के बहकावे में आकर कोई भी हरकत करने से बचे और अमेरिका भी आग से खेलने से बचे। यानी कि चीन एक तरफ दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत के साथ में बराबरी की लड़ाई पर है और दूसरी तरफ वो ये भी दिखाना चाहता है कि छोटे मोटे देशों का उसके आगे कुछ नहीं चलेगा, जिसको लेकर अमेरिका पहले से ही विरोध कर रहा है। और ऐसा लगता है कि जो ये कार्रवाई हुई है कि 18 लड़ाकू विमानों को चीन ने ताइवान की सीमाओं में घुसाकर एक तरीके से धमकाने की कोशिश की है या उकसाने की कोशिश की है, उसका जवाब अमेरिकी जो विमान हैं वो जल्द ही देने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।